नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आते ही देश ही नहीं बल्कि बिहार के राजनीतिक समीकरण भी बदल गए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी सीएम नीतीश को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे, लेकिन अब वही सम्राट सीएम नीतीश के नेतृत्व में 2025 के विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। सिर्फ सम्राट ही ऐसे नहीं हैं, बिहार के चिराग भी नीतीश राग अलापने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। तो सम्राट और चिराग दोनों नीतीश राग अलाप कर 2025 की बिहार विधानसभा का चुनावी बैतरनी पार करना चाहते हैं, लेकिन इसमें कितनी कामयाबी मिलेगी ये तो वक्त पर बताएगा। लेकिन सीएम नीतीश क्या सचमुच एक किंग मेकर के तौर पर उभरे हैं और सचमुच मजबूत स्थिति में हैं, ये हम समझते हैं राजनीतिक विश्लेषक निशांत उत्पल से, जो हमारे साथ इस वक्त हैं। निशांत जी, जिस तरह से सम्राट चौधरी, चिराग पासवान ये दोनों मुखर होकर के विरोध करते थे सीएम नीतीश का, लेकिन अब दोनों कह रहे हैं कि 2025 में हमारे नेता वही होंगे। तो ये किस तरह की बातें हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, राजनीति जो है संभावनाओं का खेल होता है और राजनीति में ना कोई अस्थाई दोस्त होता है, ना कोई अस्थाई दुश्मन होता है। तो ये सारे जो हृदय परिवर्तन, चिराग पासवान हो, सम्राट चौधरी का जो हृदय परिवर्तन हुआ है, वो 2024 में का जो जनादेश है उसी के आधार पे हुआ है। और आप ये मान के चलिए कि नीतीश कुमार की जो ज़रूरत है या जो उनकी जो पॉलिटिकल जो नेसेसिटी है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा है। तो चिराग पासवान और सम्राट चौधरी को शीर्ष नेतृत्व से ग्रीन सिग्नल मिला होगा या वहाँ ऊपर से उन्हें एक कुछ पॉलिटिकल जो है संदेश मिला होगा, और वो संदेश इसलिए मिला होगा ताकि नीतीश कुमार के मन में सीएम पोस्ट को लेकर कोई असुरक्षा की भावना न रहे। आप ये जानते हैं कि बीजेपी जादुई आंकड़ा को पा नहीं पाया चुनाव में, लोकसभा चुनाव में। मैजिकल जो फिगर है वंचित होने के वजह से भारतीय जनता पार्टी के लिए नीतीश कुमार के जो 12 जो सांसद हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। और उसी कड़ी में ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है, जबकि आपने जो बातें कही वो बिल्कुल सही है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने जेडीयू को करीब करीब 30 सीटों पे जो है कम से कम डैमेज दिया था। और डैमेज देने के बाद जिस तरीके से वो नीतीश कुमार के खिलाफ जहर उगला करते थे या जो टिप्पणियां जो करते थे, उससे जनता दल यूनाइटेड का एक बड़ा वर्ग आहत था। और उसी आहत होने के वजह से चिराग पासवान के जो एमपी हैं वो टूटे। उसमें जो है जेडीयू के नेताओं का जो है काउंटर अटैक था, एक एक्शन का जो है रिएक्शन था। तो मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार की जो ज़रूरत है इस राजनीतिक मोड़ पे वो भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा है। तो एक तरीके से उनको राजनीतिक रूप से जो है आंतरिक रूप से पेसिफाई करने का एक तरीका है, उनको कूल ऑफ करने का तरीका है कि साहब आप एनडीए गठबंधन में ही रहें, हमारी जो है सीएम पोस्ट को लेकर कोई योजना नहीं है जिसमें हम आपको बेदखल करें। तो ये एक बीजेपी का जो है एक टैक्टिकल मूव है। लेकिन जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उनका आपने देखा होगा पगड़ी जो वो बांधते हैं, वो सीएम नीतीश को हटाने के प्रण के साथ ही उन्होंने पगड़ी बांधी है। तो अब उस पगड़ी का क्या होगा? देखिए, पगड़ी संस्कृति और ये सब जो संस्कृति होती है वो कहीं ना कहीं अपने जाति या जो अपना जो कोर जो सपोर्टर्स होता है उसको एक्टिवेटेड रखने के लिए किया जाता है। अगर सम्राट चौधरी राजनीतिक रूप से इतने ही सशक्त
अगर हैं, तो जो भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें लड़ी उसमें उनके बिरादरी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकटों के मामले में 0 सीट दिया, कुछ भी नहीं दिया। तो वो पगड़ी की तो इज्जत चली गई ना। वो तो बोलते थे कि हम इनको जो है कल्याण बिगहा भेज देंगे, तमाम तरह की बातें करते थे। तो ये तो जो है सार्वजनिक जीवन में ये चीज़ें या सार्वजनिक मंचों से उन्होंने जो बोला है वो पब्लिक डोमेन में ये चीज़ें अवेलेबल है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि सम्राट चौधरी की जो पगड़ी है उसको बहुत ज़्यादा जो है तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये एक देखने में जो है अच्छा लगता है, जहाँ तमाम नेता जो है चश्मा पहनते हैं और ये टोपी पहनते हैं या तमाम तरह के जो है आभूषण पहनते हैं, तो वो भी एक उनके जो है स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स माना जाए, इससे ज़्यादा नहीं। चूँकि अगर उनको पगड़ी उतारना होता तो फिर वो डिप्टी सीएम क्यों बने? फिर उन्होंने बोला था कि मैं ये पगड़ी उतारूंगा अयोध्या में जाके, वो भी बात जो है उसकी पूर्ति नहीं हो पाई। तो हम ये कह सकते हैं कि ये बेसिकली जो है ये जो मौलिक रूप से एक जो है सिंबॉलिज्म है। मतलब एक तरीके से आप नीतीश कुमार के खिलाफ जो है एक पॉलिटिकल एजिटेशन का एक जो है एक सिंबॉलिक जो है तरीका है, उससे ज़्यादा जो है कुछ देखा नहीं जा सकता है। रही बात चिराग पासवान की, चिराग पासवान इस लोकसभा चुनाव में सबसे बड़े जो है क्या कहते हैं विनर के तौर पर आए हैं। उनकी जो पार्टी है 5 सीट में 5 सीट जीती, 100% स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने चुनाव जीता। तो चिराग पासवान को भी ये बात समझ में आ गया कि ये जीत जो है ये उनकी अकेले की जीत नहीं है, ये जो है सामूहिक जीत है और इसमें भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा नीतीश कुमार का योगदान है। क्यों योगदान है? आप देखिए वैशाली की सीट पर अगर महिला वोटर और जो लवकुश जो समीकरण जो या अति पिछड़ा जो वोटर अगर चिराग पासवान की तरफ लामबंदी अगर नहीं करते तो वो सीट हार जाते। आप देख लीजिए समस्तीपुर, जमुई आदि सीटें का आप विश्लेषण करिए। तो खगड़िया आप देख लीजिए, खगड़िया में भी नीतीश कुमार की जो है उपयोगिता रही, लेकिन नीतीश कुमार को इन्होंने क्या बदले में दिया था 2020 में, ये सबको मालूम है। तो ये हृदय परिवर्तन कोई आकस्मिक हृदय परिवर्तन नहीं है, ये एक बिल्कुल सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा है, जिसमें नीतीश कुमार की जो राजनीतिक जो उपयोगिता है आज के हालात में या बदले हालात में काफ़ी बढ़ चुका है। और उस बदले हुए राजनीतिक हालात में नीतीश कुमार सबके लिए बरेण्य और पूजनीय हो चुके हैं और वो रहेंगे भी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब ये 3 बीजेपी इसके अलावा एलजेपी और जेडीयू, ये 3 बड़ी जो पार्टियां हैं बिहार की, जिनके पास वोट बैंक कहा जाता है कि इनके पास वोट बैंक है। चिराग के बारे में कहा जाता है कि पासवान समुदाय का वोट बैंक है इनके पास, अति पिछड़ा का वोट बैंक बताया जाता है, पचपनिया का वोट बैंक नीतीश कुमार के पास है। उसी प्रकार बीजेपी के पास अगड़ों का वोट बैंक है। ऐसे में ये जो आरजेडी है, जो आरजेडी के नेता हैं तेजस्वी यादव, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के लिए कितनी बड़ी चुनौती है 2025 का विधानसभा चुनाव? देखिए आरजेडी के लिए बिल्कुल चुनौती है 2025 का विधानसभा चुनाव, लेकिन आप ये बात मान के चलिए कि जिस प्रकार से आरजेडी ने लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से उन्होंने जो है सभी वर्गों का ख्याल रखा, वो जो है एक बहुत बड़ा जो है मेरे हिसाब से जो है सामाजिक निवेश था आरजेडी पार्टी के द्वारा, और वो निवेश सामाजिक निवेश जो है उनको राजनीतिक फ़ायदा भी दिया इस लोकसभा चुनाव में। खास करके दक्षिण बिहार में अगर हम देखें, पाटलिपुत्रा की सीट जो लालू प्रसाद यादव कभी जीत नहीं पाए, वो मीसा भारती चुनाव जीती। जहानाबाद सीट मेरे ख्याल से 1998 में पहली दफ़ा शायद सुरेंद्र यादव जीते थे कुछ महीनों के लिए। उसके बाद जो है ये सीट जो है आरजेडी के लिए जो है आरजेडी में सुरेंद्र यादव जो है ये सीट जीते। उसके बाद बक्सर जैसी सीटें जहाँ पे अगड़ा वोट है, काफ़ी जो है अगड़ा वोट है, वहाँ पे भूमियार भी हैं, राजपूत भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, तीनों जो है लगभग बराबर में है, लेकिन वो अगड़ा गढ़ भी जो है आरजेडी ने उनसे छीना।
औरंगाबाद को भी जो है मीडिया का एक वर्ग जो हमेशा चित्तौड़गढ़ के नाम से नवाजता आया है, लेकिन वो भी जो गढ़ है वो ढह गया। तो कहीं ना कहीं ये जो चारों जो सीटें आई है आरजेडी को, ये यहाँ पे अगड़ा मतदाताओं के ही दम पे भारतीय जनता पार्टी अपनी बैतरनी पार करती रही है। लेकिन इस बार जो उनकी राजनीतिक जो बैतरनी है वो पार इसलिए नहीं हुई क्योंकि अगड़ों में भी एक जो है डिवीज़न हुआ वोट में। और आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से आरजेडी ने उत्तर बिहार में वैशाली में मुन्ना शुक्ला को टिकट दिया, बेशक वो चुनाव हार गए, लेकिन उनके चुनाव हारने में भी जो है आरजेडी की जीत छिपी हुई थी। और उसका परिणाम आपको पाटलिपुत्र में दिखा, उसका परिणाम आपको जहानाबाद में दिखा। आप देखिए, कभी जो है आरजेडी जो है इतने बड़े मार्जिन से जहानाबाद में चुनाव नहीं जीती है। लेकिन हमारा सवाल ये है निशांत की 2025 में आप कह रहे हैं कि सामाजिक निवेश था। सामाजिक निवेश तो तब होता जब 23 सीटों पर चुनाव लड़के कम से कम वो 15 भी जीत पाती आरजेडी। तो 4 सीट, महज 4 सीट आरजेडी जीत पाई। तो ये एक तरह से खतरे की घंटी है। जिस पार्टी के पास 77-78 सीटें हों, क्या इसको वो बचा पाएगी? देखिए, आरजेडी का जो वोट बैंक है या जो वोट शेयर है इस चुनाव में काफ़ी बढ़ा है। आरजेडी बेशक हारी है बहुत सारी सीटें, लेकिन हार जीत जो है वो हार जीत जो है कुछ हज़ारों में है। बहुत जो है कांटे का मुकाबला हुआ इस बार। पिछले लोकसभा चुनाव में अगर आप देखेंगे तो लोग जो भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू के जो प्रत्याशी है वो लाखों में चुनाव जीते, लाखों वोट से जीते। लेकिन इस बार जो हार और जीत का जो मार्जिन है वो काफ़ी गैप कम हुआ। और मैं आपको एक और भी बात बता रहा हूँ कि 2025 का जो चुनाव है उसका इस लोकसभा चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। ये जो चुनाव है एक अलग तरीके का लोकल समीकरण पे लड़ा गया। इसमें बहुत तरह के जो है मुद्दे थे, लेकिन इस चुनाव से अगर कुछ गेन करने के लिए है तो तेजस्वी यादव ने यहाँ पे जो पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट किया, ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का जो कोर वोट बैंक है उसको तोड़ने की कोशिश की। जैसा कि मैंने पहले भी आपके चर्चा में एक बार ये बताया कि इस बार जो है लगभग 7 कुशवाहा को आरजेडी ने टिकट दिया। 3 जो है भूमिहार समुदाय के लोगों को टिकट मिला इंडिया गठबंधन से, 3 जो है वैश्य समुदाय के लोगों को टिकट मिला। जबकि ये जो कोर वोटर्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को पिछले चुनाव में वोट किया करते थे, उनका जो राजनीतिक जो भारतीय जनता पार्टी का जो या जेडीयू का जो राजनीतिक रवैया इन लोगों के प्रति रहा वो उतना सहज नहीं था। और इस चीज़ को तेजस्वी प्रसाद ने इस चुनाव में बुलाने की कोशिश की है। आप मुश्किल मानते हैं कि नहीं 2025 का विधानसभा चुनाव प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल भरा मानते हैं कि नहीं? देखिए, 2025 का जो चुनाव होगा विधानसभा का बिहार, वो भारतीय राजनीति को बदलेगा। अगर 2025 का चुनाव तेजस्वी यादव जीत जाते हैं तो उनकी जो पॉलिटिकल जो क्रेडिबिलिटी है वो पूरे देश में स्थापित हो जाएगी। अगर बीजेपी और जेडीयू अगर ये चुनाव जीत जाती है 2025 का, तो भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र की जो सरकार है उसके ऊपर भी खतरा नहीं होगा। लेकिन अगर ये चुनाव दोनों के लिए एक पॉलिटिकल सर्वाइवल का विषय है, बीजेपी के लिए भी पॉलिटिकल सर्वाइवल का विषय होगा, क्योंकि जो ही तेजस्वी यादव ये चुनाव जीतेंगे, नीतीश कुमार अपना जो राजनीतिक जो रंग है जिसके लिए वो जाने जाते हैं वो दिखाना शुरू करेंगे और केंद्र के सरकार को भी खतरा महसूस होगा। फिर जो है मध्यावधि चुनाव के भी आसार हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो बिहार पे बहुत कुछ टिका हुआ है। बिहार पे नहीं, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे पर बहुत कुछ टिका हुआ है। और जिस तरह से तेजस्वी यादव का राजनीति दांव पे लगा हुआ है, उसी तरह से बीजेपी और नीतीश कुमार का राजनीति भी दांव पर ही लगा है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।
है।